हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारे एमसीक्यू सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस वीडियो से आपकी रिवीजन तो होगी ही, साथ में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए। आज हम डिस्कस करेंगे 8 क्वेश्चंस को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द नोबल प्राइज़ विनर इन द इकोनॉमिक्स 2023। यहाँ पर 2023 लिखना भूल गई हूँ मैं, 2023 आएगा। तो पहला ऑप्शन है क्लोडिया गोल्डिन, बी ऑप्शन है नरगिस मोहम्मदी, तीसरा ऑप्शन सी है पैरी ऑगस्तिनी और डी ऑप्शन है इसका कैटलिन कैरिको। वीडियो को पॉज करना है आपको हर क्वेश्चन में और फिर आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आके देखना है कि आंसर क्या है। चलिए, इसका आंसर है क्लोडिया गोल्डिन। क्लोडिया गोल्डिन को इकोनॉमी में मिला है, नरगिस मोहम्मदी को पीस में मिला है। किस में मिला है? नरगिस मोहम्मदी को पीस में मिला है। और पैरी ऑगस्तिनी को मिला है फिज़िक्स में, और कैटलिन कैरिको को मिला है मेडिसिन में। और ठीक है, अब ये जो पीस प्राइज़ है वो 1901 से स्टार्ट हुआ था। 1901 में ये 5 सब्जेक्ट्स, मतलब कि 5 फील्ड्स में दिया जाता था। अब वो 5 फील्ड्स थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। लेकिन 1901 के बाद 1969 में वो इकोनॉमी में भी दिया जाने लग गया। ठीक है, तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इकोनॉमी में शुरू से पीस प्राइज़ दिया जाता है, वो 1969 में दिया गया है। तो अब अगर हम बोलें तो पीस प्राइज़ 6 फील्ड में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? 6 फील्ड्स में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लोडिया गोल्डिन। क्लोडिया गोल्डिन को इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ मिला है। जो क्लोडिया गोल्डिन है वो अमेरिका की इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने 2 टर्म्स के बारे में बताया है। एक टर्म इन्होंने बताया है ग्रीडी वर्क, एक कंसेप्ट दिया है। दूसरा उन्होंने यू शेप कर्व के बारे में बात करी है। इन्होंने बताया है जो वुमेन होती हैं उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। उसका मेन रीज़न जो है वो हाउस होल्ड नहीं होता है। उन्होंने बोलता है कि हाउस होल्ड नहीं है इसका रीज़न मार्केट खुद है। आप समझते हैं कि मार्केट कैसे है। अब जैसे कि एक मेल है और एक फ़ीमेल है, अब दोनों ही एक कंपनी में गए, दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही है। मेल गई है, फीमेल गया है, मेल गया है, फीमेल गई है, तो जो कंपनी होगी वो मेल को प्रीफ़र करेगी। अब आप बोलेंगे क्यों करेगी मेल को प्रीफ़र? वो इसलिए करेगी क्योंकि जो मेल है उसके पास उसके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं और वो काम ज़्यादा देर तक कर सकता है। लेकिन जो फीमेल है उस पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर की, अपने बच्चों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो उसका काम जो वो करेगी एक स्पेसिफिक टाइम तक ही करेगी। इसलिए जो कंपनी है वो मेल को प्रीफ़र करेगी देन द फीमेल। इसी की वजह से जेंडर गैप आ जाता है और जेंडर गैप इनइक्वालिटी आ जाती है। तो इसी टाइप्स की कंसेप्ट को क्लोडिया गोल्डिन ने ग्रीडी वर्क कहा है। ठीक है, अब उन्होंने दूसरी चीज़ बताई है यू शेप कर्व। यू शेप कर्व में बोला है कि जब ग्लोबली हमारी इकोनॉमी जो थी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एग्रीकल्चर थी, तो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल फेज़ आया वो पार्टिसिपेशन नीचे घट गया, लेकिन सर्विस सेक्टर के साथ साथ ये अब बढ़ रहा है। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है यू शेप कर्व। यू शेप कर्व इन्होंने बताया है कि ये यू शेप कर्व है जिसमें कि फ़ीमेल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में फेजेस वाइज बताया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2022 और 2023 में। देखिए, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए आप जितनी मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उनको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखा गया है कि मानो 2023 चल रहा है तो उसका रैंक ना पूछकर 2022 की पूछ लेते हैं। इसलिए हमने इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपके लिए फ्रेम करा है। तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 106, 101, बी है 107, 111, सी है 78 और 99 और डी है 101 और 197। ठीक है, इसका सही आंसर है 107 और 111। इसका मतलब क्या होगी, 2022 में इंडिया की रैंक 107 थी और 2023 में इंडिया की रैंक 111 थी। प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा।
ठीक है, अब ये सब हम बताते हैं कि इसको पब्लिश कौन करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्पिंग। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ये जो NGO है ये 4 इंडिकेटर का यूज़ करती है। पहला है अंडर नरिशमेंट, ठीक है, फिर है चाइल्ड स्टंटिंग है, फिर है चाइल्ड वेस्टिंग है, और उसके बाद है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इन सब को वो देखेगी कि किस कंट्री में चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन कितना है, ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग कितनी है, चाइल्ड वेस्टिंग कितनी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है। फिर इनको कैलकुलेट करके हर कंट्री के लिए वो लेवल ऑफ हंगर निकालती है कि भुखमरी का स्तर क्या है इस कंट्री में। बस उसी पे बेस होकर हर कंट्री को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक रैंक दी जाती है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो हमारे चैनल पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर वीडियो अवेलेबल है, उसको जाइए और सुनिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़। अब ये जो डेड सी है ये सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इज़राइल की और हमास की हो रही है लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसको लेके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ऑप्शन ए है इज़राइल जॉर्डन, ऑप्शन बी जॉर्डन सीरिया, ऑप्शन सी सीरिया इज़राइल एंड इजिप्ट, ऑप्शन डी सीरिया एंड लेबनान। चलिए, इसका सही आंसर है इज़राइल और जॉर्डन। चलिए इसको देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये जो मैप है ये है इज़राइल का, यहाँ पर है ये इज़राइल है पूरा। ठीक है, ये है वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक है यहाँ पे, और ये होगी गाज़ा स्ट्रिप, यहीं पर हमास है, इसी की हमास है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ इज़राइल, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब ये जो डेड सी है हमको साफ दिख रहा है कि ये जॉर्डन और इज़राइल के बीच में, तो आंसर हो गया इज़राइल और जॉर्डन। इस टाइप के मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं कि कोई भी अगर न्यूज़ है तो उसका मैप बेस्ड बना देंगे और मैप के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। ये जॉर्डन है, सीरिया है, यहाँ पे इजिप्ट होता है, यहाँ पर सॉरी ये जॉर्डन है, ये इज़राइल है, ये इजिप्ट है, यहाँ पे सीरिया है, और इसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको लेबनान मिलेगा। ठीक है, और ये है मेडिटेरियन सी। अब बात करते हैं डेड सी की। डेड सी जो है उसकी सबसे ज़्यादा सलाइन है, हाई सैलिनिटीज़ में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 34 पार्ट्स पर 1000। ये जो पार्ट्स पर 1000 होता है ये सैलिनिटी की यूनिट होती है। इसमें हाई सैलिनिटी है, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिश वगैरह कोई वहाँ पे ज़िंदा नहीं रह सकती है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत फंगस वगैरह आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अब इसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है तो उसकी वजह से इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो अगर मानो ये डेड सी है, ठीक है, इसके अंदर एक इंसान जाके कूद गया, ठीक है, लेकिन वो डूबेगा नहीं। अब वो क्यों नहीं डूबेगा? वो बस तैरता रहेगा, चाहे उसको स्विमिंग आती हो चाहे नहीं आती हो, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो नहीं डूबेगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंडिंग द साउथ चाइना सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर न्यूज़ में ही रहता है ये। ठीक है, साउथ चाइना सी आपने सुना होगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ये। पहला ऑप्शन है वियतनाम, ताइवान, मलेशिया। सेकंड ऑप्शन है फिलीपींस, लाओस, मलेशिया। थर्ड ऑप्शन है ब्रूनी, मलेशिया, म्यांमार। और फोर्थ ऑप्शन है जापान, चाइना और वियतनाम। देखिए, इसका मैं आपको अगर डायरेक्टली बता दूं तो इसका आंसर है वियतनाम, ताइवान और मलेशिया। ठीक है, अगर हम इसको याद करने की बात करें तो हम ऐसे याद करेंगे, जैसे ये है साउथ चाइना सी, सॉरी ये है साउथ चाइना सी, इस टाइप से साउथ चाइना सी बनेगा आपका, ये गलत बन रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आएगा चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनी। ये आप कॉपी में नोट कर लो, और यह है साउथ चाइना सी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये सारे के सारे जो कंट्री हैं साउथ चाइना सी को सराउंड करते हैं। अब अगर हमने मैप को याद भी नहीं करा, बस हमने केवल मैप पे नज़र डाली है कि साउथ चाइना सी यहाँ पर है, येलो सी यहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी यहाँ पर है, तो हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये देखिए, पहला ऑप्शन था, हमें पता पड़ गया कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें सेकंड ऑप्शन में ढूंढो कि हाँ देखो यहाँ पर है लाओस। अब लाओस जो है वो है लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है, तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अरे लैंड लॉक कंट्री है
तो यहाँ पे किसी भी सी को साउंड कैसे कर सकता है, वो बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ब्रूनी, मलेशिया, म्यांमार, ये देखिए म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार जो है वो बे ऑफ बंगाल के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन कट गया। अब है जापान, चाइना और वियतनाम। अगर हम यहाँ पे देखें तो जापान को हमने मैप में देखा होगा कि वो नॉर्थ पैसिफिक रीजन में है, और इसमें जो सी को ये टच करता है वो है सी ऑफ जापान। तो हमें अगर इसके सारे सराउंडिंग रीजन भी नहीं, कंट्री भी नहीं पता, तो हम रूल आउट मेथड इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लड़ाई जो रहती है यहाँ पे, जैसे कि ये साउथ चाइना सी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर चाइना जो है ये बोलता है इस साउथ चाइना सी के 90% पार्ट पर चाइना क्लेम करता है। अब आप पूछोगे क्यों, इसमें ऐसा है क्या कि चाइना इस पर क्लेम क्यों करता है। ये देखो, इसमें बहुत सारा मतलब कि अपार भंडार है और नेचुरल गैस के। ठीक है, चाइना ऐसा मानता है, एक्सपर्ट्स भी इनको पता है कि यहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए चाइना कहता है कि भैया ये जो साउथ चाइना सी है ना, उसका 90% पार्ट तो मेरा ही है। ठीक है, और आपने कभी कभी ये सुना होगा कि 9-9 करके है ना, तो 9-9 भी चाइना ही बोलता है कि जो 9-9 है इसके अंदर जितना भी एरिया आता है वो मेरा ही है। ठीक है, अब इसी के पीछे लड़ाई रहती है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं, 2 आइलैंड है, एक है पार्सल आइलैंड है और एक है स्पार्टले आइलैंड। अब पार्सल आइलैंड जो है जिसमें मैं बता रही हूँ, ये वाला पार्सल आइलैंड है, ये वाला, ये लड़ाई रहती है चाइना और वियतनाम की। वियतनाम बोलता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, चाइना बोलता है कि मेरे कंट्रोल में है, तो ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है स्पार्टले आइलैंड। स्पार्टले आइलैंड में इसका भी डिस्प्यूट रहता है। यहाँ पे चाइना, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और ब्रूनी सभी बोलते हैं कि भैया हमारा है ये। अब बोलता है, चाइना बोलता है मेरा पार्ट है, फिलीपीन बोलता है मेरा है, ताइवान बोलता है मेरा है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि ये सबके ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। चलो, आपको अब समझ में आ गया कि मैंने एक्स्ट्रा आपको जानकारी दे दी है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्शरी एक्टिविटी। टर्शरी एक्टिविटी, अब पहला ऑप्शन है फॉरेस्ट्री, सेकंड ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड ऑप्शन है फार्मिंग और फोर्थ ऑप्शन है मार्केटिंग। चलिए, इसका सही आंसर है मार्केटिंग। इकोनॉमी में 3 टाइप की एक्टिविटी देखी जाती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है ऐसी एक्टिविटी जो कि नेचर से हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अब जैसे कि होगी, क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी का मतलब हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग, कि यहाँ पे हमने नेचर से सामान लिया और जाके बना लिया। और टर्शरी का मतलब है कि सर्विस प्रोवाइड करना। ये चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो हमने प्राइमरी सेक्टर को लेके गन्ना उगा लिया, एक किसान ने गन्ना उगा लिया, तो उसने क्या करा, उसको माना जाएगा कि ये प्राइमरी एक्टिविटी कर दी। अब उस गन्ने को जाके उसकी शुगर बना दी, चीनी बना दी, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सेकेंडरी एक्टिविटी। अब उस शुगर को ले जाके मार्केट में भेज दिया, तो ये क्या हुआ, एक ट्रक आया, उसने शुगर भरी और मार्केट को सप्लाई कर दी, तो ये क्या हुआ, सर्विस दे दी उसने, तो ये हुआ टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ जीडीपी। अब देखो, यहाँ पर भी हमने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स के बारे में बात करी है, जो 5th क्वेश्चन था उसी से रिलेशन ये रखने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन बी है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑप्शन सी है सर्विस सेक्टर है, और डी है नन ऑफ द दीज। ठीक है, इसका सही आंसर है सर्विस सेक्टर। अब आप पूछो कि मैम ऐसा क्यों, सर्विस सेक्टर क्यों है। ठीक है, मैं बताती हूँ। सर्विस सेक्टर इसीलिए है कि सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को, स्किल लोगों को। और आपने भी देखा होगा पेंडेमिक के टाइम पे या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में अगर हम देखें तो पेंडेमिक के टाइम पर सबसे ज़्यादा इसी ने ही प्रोवाइड करवाया था सब लोग को घर बैठे, जैसे कि होम टू वर्क, ठीक है ना, वर्क टू होम करवाया था। तो ये हो गया सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा था कि भैया ठीक है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर लो और काम भी हो जाएगा सबका और सबको खाने पीने को इनकम भी मिल जाएगी। तो ये हुआ सर्विस सेक्टर। दूसरा पॉइंट इसलिए है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है क्योंकि ये सभी सेक्टर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कैसे, जैसे कि गुड्स को ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्ट करवाना, तो ये किसने करवाया,
गुड्स को ट्रक ने ट्रांसपोर्ट करा, किसने करवाया? टर्शियरी सेक्टर ने करवाया। चलो तीसरा पॉइंट ये इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे हमारे देश में या किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो लोग की इनकम बढ़ती है, उनके पास पैसा आता है। अब चलो पैसा आता है तो वो सोचते हैं चलो क्यों ना हम कहीं घूमने निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो टूरिज़्म करने जाते हैं। तो जब वो टूरिज़्म करने जाते हैं तो वहाँ पे उनको सर्विस की रेस्टोरेंट में रुक रहे हैं, होटल में रुक रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, तो वो क्या है? तो वो हुआ उनको एक सर्विस प्रोवाइड करवाया है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, होटल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो ये क्या हुआ? सर्विस सेक्टर हुआ। तो इस तरीके से अगर हम बोलें तो सर्विस सेक्टर ही हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का। ठीक है, 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, यहाँ पे वर्ल्ड आएगा, एल आएगा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अक्टूबर 12, जुलाई 12, जुलाई 11 या अगस्त 11? इसका सही आंसर है 11 जुलाई को, ठीक है। अब 2023 की अगर थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। अगर हिंदी में बोलें तो थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ को ऊपर उठाना है। ये होगी थीम। प्लीज़ आप इसकी थीम को याद कर लेना, कॉपी में लिख लो, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। अब ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये 1987 में मनाया जा रहा है। अब ये तब मनाया गया था जब वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो 500 करोड़ पहुंच गई थी। ये डेट थी कि 11 जुलाई को 1987 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 500 करोड़ पहुंच गई थी। तो उन्होंने बोला कि चलो अब हमारा एम ये बनता है कि हम पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी आने वाले सालों में, तो अब हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें लोगों को अवेयर करना है कि पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स क्या होगी? अब पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स होगी तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम उनको जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताएंगे कि ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयर करते हैं ये लेके। तो बस यही इसका इसी दिन ये इससे सेलिब्रेट करा जाता है। अब है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज़ अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अब है कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी या केरला। चलो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला। इन चारों के बीच में कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर हम कावेरी की बात करें, यहाँ पे अगर पेनिनसुलर रिवर्स की मेन रिवर्स के बारे में बात करें तो ये है गोदावरी, यहाँ से बहती है, फिर कृष्णा एंड देन कावेरी, ठीक है। ये ज़्यादातर यही एग्ज़ाम में पूछ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटी मोटी रिवर्स हैं ये पेनिनसुलर इंडिया की। अब ये जो कावेरी है अगर इसका हम ओरिजिन बोलें तो कावेरी जो है कर्नाटका के ताल कावेरी जो कि ब्रह्मगिरी रेंज में है, वेस्टर्न घाट में, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है कर्नाटका में, यहाँ से निकलती है। इसका ओरिजिन 1000 बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देती हूँ कि ताल कावेरी इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ हिल्स इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, नोट डाउन कर लीजिए। पहली ट्रिब्यूटरी है अमरावती, दूसरी है हेमवती, तीसरी है काबिनी और चौथी है भवानी। चलो अब एक क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली पूछा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी रिवर को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है, कि गंगा ऑफ साउथ, कि साउथ की गंगा किसको कहा जाता है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसका आंसर गोदावरी है या कावेरी है। इसका आंसर कावेरी है। अब क्यों पूछे? क्यों? इसीलिए ये साउथ, गंगा ऑफ साउथ का मतलब क्या है? दक्षिण की गंगा। सब पहली बात तो कावेरी जो है सबसे साउथ में है, तो इसको दक्षिण की गंगा बोल दिया। और गंगा इसको इसलिए बोला है क्योंकि ये पूरे साल इसमें पानी भरा रहता है। पानी भरा रहने का मतलब है पेरिनियल रिवर है, ठीक है। जैसे गंगा एक पेरिनियल रिवर है, ऐसी ये पेनिनसुलर इंडिया की पेरिनियल रिवर है कि पानी इसका भरा रहता है। जब भी साउथ वेस्ट मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो उसमें पानी भर जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून मतलब कि लौटता मानसून होता है, तो उसमें पानी भर जाता है। तो यही ऐसी रिवर है जो कि पूरे साल पानी प्रोवाइड करवाती है, इसीलिए इस पर वाटर डिस्प्यूट भी देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों।
हाँ, अगर आपको किस टॉपिक में, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो कमेंट सेशन में लिखें और हमें ज़रूर बताएं। अगर आप डाउट पूछोगे तभी तो आपके सॉल्व करेंगे, इसलिए बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।